Hello everyone, good evening. I hope I'm audible and visible to all of you. Right. देखिए आप अपने डाउट्स वगैरह चैट कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। इन अ डे और सो विल गिव यू द अनम्यूट ऑप्शन आल्सो, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट भी करेंगे लेक्चर्स के अंदर और अपने व्यू पॉइंट्स भी बता पाएंगे। अभी के लिए आप चैट कॉलम में अपने डाउट्स भेज सकते हैं, दैट आई विल सी, राइट? सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस बैच व्हिच वी आर कॉलिंग इट एज PYQ batch. And I can see some of the students have already given the doubts. Yes, good evening, good evening. So you see, in this PYQ batch, what we'll be doing is, आपको जो पिछले 10 years के PYQs हैं, like 10 years previous year questions जो हैं, वो कराए जाएंगे और इसके अंदर we'll be picking up certain themes. देखो हर सब्जेक्ट में 5 to 10 थीम्स हो सकती हैं जो लाइक रिपीटेडली क्वेश्चंस जिससे पूछे जाते हैं। तो विल ट्राई टू एनालाइज कि वो अराउंड 10 थीम्स कौन सी हैं हर सब्जेक्ट की, चाहे पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमी हो, जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। और उसके कुछ की वर्ड्स भी मैं आपको क्लास के अंदर कराऊंगा, सो दैट यू नो कि ओके इन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, स्पेसिफिकली फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्रीलिम्स के अंदर इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द नॉलेज ऑल्सो। थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजीज भी पता होनी चाहिए। वाई? सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, उसको कैसे नैरो डाउन करना है, उसे कैसे रिवाइज करना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब क्या होता है कि लेट्स से आपने एक टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट। आपने बहुत अच्छे से उसे रिवाइज किया है, पर लाइक क्वेश्चंस अलग तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है। कुछ की टर्म्स हैं जो वो बार बार रिपीट कर रहा है और वो मिस हो रहे हैं। तो मैं आपको इन 10 years के पीवाईक्यूज से ये दिखाऊंगा कि कौन कौन से थीम्स फ्रीक्वेंटली यूपीएससी में क्वेश्चंस वहां से जहां से पूछे जाते हैं, ताकि उन पे आप ज्यादा फोकस कर पाए। उन थीम्स के हम की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, और हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि यू शुड नो कि ओके दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट? क्योंकि आप देखिए, पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस बहुत ही अजीब हो गए हैं। लाइक अजीब इन द सेंस कि पैटर्न एकदम वियर्ड टाइप हो गया है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। लेकिन पीवाईक्यूज आपको थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट लुक दे सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को, एंड दैट इज हाउ वी विल स्टार्ट। या आप चैट कॉलम में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। अनम्यूट ऑप्शन आई विल गिव यू। सर, ब्लर वॉइस। ओके, आई विल इंक्रीज द वॉइस, वेट, वॉल्यूम। Okay, I'll speak a bit louder. I hope now it is clear, right? So we'll try to do that. तो हम themes pick करेंगे around 10 themes. आपकी classes, I have told you, it will be 3 days in a week. That is Tuesday, Thursday एंड सैटरडे। सैटरडे को हम थोड़ी बड़ी क्लास करेंगे, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट आपको कराया गया है उसमें डिटेल में थोड़े से डिस्कशंस, जो डाउट्स हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस बैच से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए क्यों ये वैल्यूएबल हो सकता है बैच? सी, वन इज कि यू विल गेट अ प्रॉपर रिविजन, क्योंकि इन टॉपिक्स को हमें छोड़ के नहीं जाना है, कोर टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड आपको एग्जाम पैटर्न एक बहुत अच्छे से पता चल सकता है। आपके और जो भी डाउट्स आ रहे हैं प्रिपरेशन में, दैट कैन बी क्लियर। सो दिस बैच विल बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम दिस ट्रेंड टू नो द ट्रेंड एनालिसिस एज वेल. So it's like more like a revision batch, which will help you in your preparation for prelims, and you can ultimately boost your score in the prelims exam. देखते हैं, start करते हैं, and then you will realize all these things which I am saying here, right? So let's start with it. ठीक है। तो आज जो हम आपका पहला बैच, पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और सब्जेक्ट वन इज सब्जेक्ट इज पॉलिटी। विल स्टार्ट विद पॉलिटी। और इसके अंदर आई गिव यू अराउंड 10 थीम्स, जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस या ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उनके की पॉइंट्स देखेंगे और उनके क्वेश्चन टाइप देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एंड पॉलिटी के अंदर आई हैव आइडेंटिफाइड 10 थीम्स जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इमरजेंसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट थीम। देन शेड्यूल्स। अब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे शेड्यूल्स वो इधर उधर तो पढ़ते हैं पर अच्छे से समझना भूल जाते हैं। शेड्यूल्स में से रिपीटेड क्वेश्चंस फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल से आ रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ से भी आ रहे हैं, बट फिफ्थ सिक्स शेड्यूल हैज बीन द मेजर पार्ट, विल सी। देन पार्लियामेंट से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो इसलिए मैंने उसको 3 थीम्स में डिवाइड किया है।
एक के अंदर जहां हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। देन सेकंड के अंदर हम बिल्स रिलेटेड क्वेश्चन, सी ये क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंट हुए, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कौन सा बिल लैप्स होता है, कौन सा बिल लैप्स नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। और एक उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, सी वैसे ही आजकल बहुत न्यूज में चल रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, यू कैन सी अबाउट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, सो विल सी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। देन अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जुडिशरी से स्पेसिफिकली जो जुडिशियल पावर्स हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कॉम्पोजिशन से इतना नहीं आ रहा है। then executive then certain conceptual questions are also there, and then elections. So what we'll do is हम हर क्लास में like we are planning 3 themes at least आपको कराएं, and depending on the pace, आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी पेस कम रखेंगे और 1-2 थीम्स पे ही फोकस करेंगे। तो 3-4 क्लासेस में विल कवर द थीम्स एंड योर पास्ट 10 years पीवाईक्यू क्वेश्चन। बल्कि मैंने यूपीएससी के अलावा भी कहीं से पीवाईक्यूज पिक करे हैं, जैसे सीडीएस एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस, ताकि आपको होलिस्टिक उसकी प्रिपरेशन हो जाए। And we'll start with that, right? So today we'll start with theme number 1, that is emergency, right? So first subject is your polity, in which we'll be dealing 10 themes जहां से frequent questions आते हैं, and the first theme is emergency, emergency, right? सी कल से मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दूंगा, तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आप रिवाइज करके आइएगा ये सारे टॉपिक्स, आई गिव यू, ताकि क्लास में हम डिस्कस कर पाए और अच्छे से क्वेश्चंस भी पूछ पाए। आज के लिए लेट्स स्टार्ट विद इट, राइट? चलिए, तो इमरजेंसी इज द थीम, आप अपने रजिस्टर में कर सकते हैं, एंड विल स्टार्ट विद दिस इमरजेंसी। अब अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में, पार्ट 18 के अंदर, आजकल तो पार्ट्स वगैरह भी पूछते हैं, इमरजेंसी की प्रोविजंस मेंशन्ड है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके की इमरजेंसीज की बात करता है। देखिए, दिस इज मोर लाइक अ रिवीजन बैच, पीवाईक्यू बैच, तो मैं की पॉइंट्स को थोड़ा जल्दी करूंगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू डू दैट, राइट? तो यू कैन आस्क एनी डाउट दैट यू वांट। तो 3 तरीके की इमरजेंसीज हमारे यहाँ बताई गई हैं। नेशनल इमरजेंसी, विच इज आर्टिकल 352। Then you have state emergency, which is Article 356, 365. Then there is financial emergency. Financial emergency, which is Article 360, 360. क्या आप में से कोई मेरे को ये बता सकता है चार्ट कॉलम में जल्दी से, हमने इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कौन से देश से या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? From which country we have borrowed the concept of emergency? Very quickly. Anyone? Chart column. G. Weimar Republic, very good. We have borrowed it from Germany, right? So we have borrowed, see, actually, these two have been borrowed from Weimar Republic, that is Germany. Germany. And this is Indian innovation. Indian innovation. ये इंडिया ने खुद ऐड किया। अब एक्चुअली क्या है कि सी इंडिया का, आई थिंक लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, इंडिया के ना बहुत ज्यादा इनोवेशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो किस काम के नहीं है। लाइक सी, वी डू इनोवेशन फॉर द सेक ऑफ डूइंग इनोवेशन, यू गेटिंग दिस? सी जैसे हिंदी को प्रमोट करने के लिए हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक हिंदी का ऑफिसर लाइक गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसे गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स में हिंदी प्रमोट करना है। वो ऑफिसर अपॉइंटेड ही नहीं है मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है, हम दिखावे के लिए चीजें तो बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें, कि बस चलो पेपर पे हो जाएगा। सी फॉर एग्जांपल, दैट्स द फेमस डिबेट ना, कि हमारे यहाँ वो लिटरेसी रेट बहुत बढ़ी जा रहा है, पर उसके साथ साथ सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स, ऑनर किलिंग्स, कम्युनल रॉइट्स, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो क्या दिखा रहा है कि पेपर पे तो लोग पढ़े लिखे हैं, पर क्या वो एक्चुअल में समझ आया लोगों को? दैट इज लाइक बिग क्वेश्चन टू आंसर। सो द फैक्ट इज, दिस इज इंडियन इनोवेशन, बट इट हैज नेवर बीन यूज सो फार, राइट? आज तक कभी भी इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ है। वेलकम टू इंडियन इनोवेशन। ये कभी अच्छा हो भी ना, राइट? आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ है। एंड सी, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कंफ्यूज दिस, कि जो 1991 वाला हमारा बीओपी क्राइसिस हुआ था, वहां पर शायद ये इमरजेंसी लगी थी, नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर अभी हम, मैं थोड़ा सा आपको समअप भी करा दूंगा।
फाइनेंशियल इमरजेंसी में देश में जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो सेंटर यूज कर सकती है। 1991 में पूरा देश ही कंगाल था, राइट? वी हैड क्राइसिस, वी डिड नॉट हैव मनी, व्हाई टू यूज फाइनेंशियल इमरजेंसी? दैट इज हाउ इट गोज, राइट? एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। तो तीनों का थोड़ा सा डिफरेंस हम देखते हैं। ऑब्वियसली मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इसके अंदर, लेट्स टॉक अबाउट की पॉइंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स। आप ऐसा एक मेरे साथ टेबल बना सकते हैं। देन फीचर्स, देन नेशनल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 352, देन स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356, and then financial emergency, article 360. So let's see. That's right. चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल्स। तो आपको पता चल गए, और नाम भी आपको बता रहा है। नेशनल इमरजेंसी जब देश में कोई प्रॉब्लम हो, स्टेट इमरजेंसी जब किसी स्टेट में कोई दिक्कत हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब पैसे से रिलेटेड कोई इश्यू हो। तो सबसे पहले तो किन किन ग्राउंड्स पे ये चीजें लगाई जा सकती हैं? सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लगाए जा सकते हैं। दैट इज, देयर आर 3 ग्राउंड्स, देयर आर 3 ग्राउंड्स: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन। इन दोनों केस में जब लगती है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी भी कहा जाता है, एंड आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। ये अमेंडमेंट से आया 1978 की अमेंडमेंट से पहले, 44th अमेंडमेंट से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था। तो 3 ग्राउंड्स हैं नेशनल इमरजेंसी के लिए जिस पे ये लग सकती है। से आप साथ में टेबल बनाइएगा ताकि मैं जूम इन जूम आउट करूं तो आपको दिक्कत ना हो। तो दिस इज, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ रिवीजन, तो लाइक दैट। तो 1978 से पहले दिस वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस, नाउ इट इज। आज की बात करें तो ये 3 ग्राउंड्स हैं, और इस ग्राउंड पे लगता है तो इंटरनल इमरजेंसी, इन दोनों पे लगता है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी लग सकती है एक ही ग्राउंड पे, व्हेन स्टेट गवर्नमेंट, yeah, when there is breakdown of, when there is breakdown of constitutional machinery, breakdown of constitutional machinery in state। अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड नहीं है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसीलिए आर्टिकल 356 का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन करने की कोशिश करी बोमाई केस के अंदर, जहां उन्होंने ये बताया कि अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, करप्शन के आरोप सीएम वगैरह पे लगे, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रेकडाउन का एग्जाम्पल है, विच मीन्स कि उन केसेस पे आप आर्टिकल 356 नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, अगर प्रियम्बल में दिए हुए इनिशिएटिव्स के अगेंस्ट, आइडियल्स के अगेंस्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसे काम करने को कहा गया और वो नहीं कर रही है, तो वो वैलिड ग्राउंड हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये एक ही ग्राउंड पे लग सकता है, व्हेन किसी भी वजह से देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट इज थ्रेटेंड। अगर अगर आप देखिए इंडिया का कोई भी, लाइक इंडिया के किसी भी पार्ट का या इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट पे कोई प्रॉब्लम हो, आज तक कभी नहीं लगी है, तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जिस पे लगते हैं। अच्छा, हु अप्लाइज इट, लाइक who can declare such emergency? So this is done by president, like see this, national emergency president करते हैं on written advice of, ये भी amendment के बाद आया, written advice of cabinet। Understand this, there is only one article where the word cabinet is mentioned and that is article 352, और ये amendment से आया था। बाकी हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड मेंशन्ड है। तो प्रेसिडेंट लगाते हैं ऑन रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, कभी भी लगा सकते हैं। इस केस में कुछ ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, तो इसमें वो ओरल एडवाइस भी चलेगा जो बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है, ऑल्दो डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है।
तीनों की तीनों इमरजेंसी प्रेसिडेंट एडवाइस पे ही लगाता है, बस यहां पर रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट और यहां पर नॉर्मल जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स चलते हैं लाइक दिस। अच्छा, एक बार लगा दिया तो वंस डिक्लेयर्ड, जब भी कभी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, इट इज वैलिड फॉर, लेट्स से आज लगा दी प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी तीनों, तो कितने देर के लिए वैलिड होगी? नेशनल इमरजेंसी जो होती है, सो यू शुड नो दिस, नेशनल इमरजेंसी जो होती है इट इज वैलिड फॉर ओनली 1 मंथ। तो आज अगर प्रेसिडेंट लगा दें तो आज से 1 महीने के लिए वो वैलिड होगी। सो यू शुड नो, लाइक अज्यूम करें 1 जैन को उन्होंने इमरजेंसी लगाई, तो 1 जैन 1 फेब तक वो वैलिड होगी, 1 महीना। तो इट इज वैलिड फॉर 1 मंथ जिस दिन से डिक्लेयर हुआ, एंड दिस इज वैलिड फॉर 2 मंथ्स, दिस इज वैलिड फॉर जिस दिन प्रेसिडेंट ने लगाया उस दिन से। और उन 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपको और इसे चलाना है, अप्रूवल, अप्रूव, अब इस 1 महीने, लेट्स से आज लगा दी 1 जैन को और 1 फेब तक वैलिड है, और आपको और आगे एक्सटेंड करना है, तो यू हैव टू गेट अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली, एंड दिस इज बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट वाली, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। दोनों हाउस को सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी से नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना है। अगर राज्यसभा नहीं है तो सॉरी, अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो राज्यसभा से 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करवाइए, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी, और जब लोकसभा वापस आएगा तब उससे 1 महीने में करवा लेना। सेम यहां पर भी दोनों हाउसेस से पास करवाना है पार्लियामेंट, बट दोनों हाउसेस को सेपरेटली कौन सी मेजोरिटी दिखानी है? सिंपल मेजोरिटी, इसलिए आसानी से लग जाता है। सेम यहां पर भी पार्लियामेंट को और दोनों हाउसेस को कौन सी मेजोरिटी दिखानी है? सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाती है, इट इज लाइक दिस, एंड सो दिस इज वन। आई होप इतना आपने लिख लिया है, आगे और चलते हैं। तो अब देखिए, वंस अप्रूव्ड, लाइक कॉन्टिन्यूएशन, एक बार अप्रूव हो गया तो कितने टाइम आगे चलेगी? तो लेट्स से ये 1 फेब को अप्रूव किया, तो इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूव, फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूव। एक बारी में 6 महीने का अप्रूवल इसे मिलता है, 6 महीने तक ये आगे कंटिन्यू कर सकती है अप्रूवल से। मतलब लेट्स से 1 जैन को नेशनल इमरजेंसी लगाई, तो 1 महीना है, विद इन दैट दे हैव टू गेट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने 1 फेब को अप्रूव करा 1 महीने बाद, तो 1 फेब से 6 महीने और ये चल जाएगी। और उससे आगे चलाना है तो फिर से सेम, आप स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल लेते रहे, एक बारी में 6 महीने का अप्रूवल मिलेगा, नो अपर लिमिट। कितने ही साल आप इसे बढ़ा, कितने ही साल आप इसे बढ़ा लें, इसका होगा 6 मंथ्स फ्रॉम, सी ये ट्रिक है समझना, डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, फ्रॉम डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। मतलब इसके सीए, प्लीज ये डिफरेंस समझिए, ये वाला नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर आज मैंने इमरजेंसी लगाई, 1 जैन को लगाई, तो 1 फेब तक वैलिड है। और अगर 1 फेब को दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया तो 1 फेब से 6 महीने। लेकिन स्टेट इमरजेंसी के केस में अगर 1 जैन को इमरजेंसी लगाई तो वो 2 महीने तक वैलिड है। तो लेट्स से 1 मार्च को मैंने अगर अप्रूव कर भी दिया, तो वो 1 जैन से ही 6 महीने काउंट होगा। सो दिस इज 6 मंथ्स जिस दिन से लगाई वहां से, दिस इज 6 मंथ्स जहां से अप्रूवल मिला। तो इस, एंड सेम, ये भी 6 6 महीने में आप अप्रूवल ले सकते हो, बट मैक्सिमम लिमिट 3 इयर्स, 3 इयर्स, 1+2, 1 साल तक आप 6 6 महीने करके अप्रूवल ले सकते हैं। 1 साल के ऊपर अगर आपको किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगानी है, तो आपको दो कंडीशंस पूरी करनी है। एक तो या तो उस स्टेट में या देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, और इलेक्शन कमीशन आपको सर्टिफिकेट दे कि वहां हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो ये टर्म्स थोड़े से दैट यू मस्ट नो, ये की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद सी, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द मेन स्टैटिक प्रिपरेशन। यहां पर हालांकि मैं कवर कर रहा हूं, मैक्स की पॉइंट्स में लिख रहा हूं, डिटेल वाली चीजें आई एम स्पीकिंग, इफ यू वांट टू राइट यू कैन स्क्रिबल इन योर नोट्स। दिस इज दिस। तो यहाँ पे 3 साल की है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है, इट कंटिन्यूस टिल रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट, इसका कोई लिमिट नहीं है।
पूरी जिंदगी चलती रहेगी जब तक प्रेसिडेंट वापस ना ले। हालांकि इसका एक लास्ट पॉइंट है, वहां से आपको समझ आ जाएगा। राइट। सो लास्ट इज रेवोकेशन, वापस कैसे जाएगी। तो अब तक हमने देखा किस ग्राउंड पे लग सकती है, कौन लगा सकता है, जिस दिन लगाएगा उस दिन से कितने टाइम तक वैलिड है, और फिर पार्लियामेंट से कौन सी मेजोरिटी से अप्रूव कराना है। एक बार पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो 6 महीने वैलिड, फिर से पार्लियामेंट से आप कितनी बार भी अप्रूव करा लो, एक बारी में 6 महीने के लिए। यहां पर भी एक बारी में 6 महीने के लिए पार्लियामेंट अप्रूव करेगा सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 3 साल की। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, एक बार यहां पर पास कर दिया, कंटिन्यूस फॉर एवर। और वापस कैसे जाएगा, लाइक रेवोकेशन, वापस कैसे जाएगा। तो एक तरीका है, प्रेसिडेंट कैन रिवोक एनी टाइम, कभी भी वापस ले सकता है। प्रेसिडेंट जिसने लगाई है वो वापस भी ले सकता है। दूसरा, आप अप्रूवल ना दे। और एक है स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा, ये स्पेशल पावर है लोकसभा की। स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा, सिंपल मेजोरिटी, ये समझ लो। अगेन मैं बोल रहा हूं, आप समझेंगे। ये भी अमेंडमेंट से आया, ये मैं आपको अमेंडमेंट्स वाले थीम में भी कराऊंगा। इसमें क्या, पहले क्या था कि प्रेसिडेंट ही उसे रिवोक कर सकता था। इस केस में अब क्या है, अगर लोकसभा को लगे कि उसे डिसअप्रूव करनी है नेशनल इमरजेंसी, तो 1/10 मेंबर्स, मतलब 10% कम से कम लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा को पावर नहीं है। देखो, अप्रूवल में दोनों हाउसेस को बराबर की पावर है, पर नेशनल इमरजेंसी हटाने में लोकसभा हैज मोर पावर्स देन राज्यसभा। तो अगर आप देखिए, लोकसभा के 1/10 मेंबर्स को लगे कि उन्हें डिसअप्रूव करवानी है नेशनल इमरजेंसी, तो वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेज दें प्रेसिडेंट को या स्पीकर को। स्पीकर को तब अगर लोकसभा सेशन में है, वरना सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को। जैसे ही रिक्वेस्ट आए 1/10 मेंबर से साइन की हुई, 14 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट या स्पीकर, जिसको भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है, उसे सेशन बुलवाना है, स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा, जिसमें एक ही चीज डिस्कस हो सकती है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और अगर लोकसभा के मेंबर्स ने सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर दिया, तो नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। तो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल है स्पेशल मेजोरिटी, पर रिमूवल या डिसकंटिन्यूएशन है सिंपल मेजोरिटी ओनली फ्रॉम लोकसभा। इस केस में वही, प्रेसिडेंट कैन रिवोक एनी टाइम, revoke anytime, and same president can revoke anytime। इसमें कोई स्पेशल सेशन वाला नहीं है। एंड एक लास्ट चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, उसके बाद मैं थोड़े से डाउट्स लेता हूं और फिर इम्पैक्ट भी कराएंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। आई नो फर्स्ट क्लास है बट राइट, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में भी मैं जा रहा हूं। तीनों पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा, जुडिशरी भी उसे कभी भी कैंसिल कर सकती है, लाइक दिस, राइट। तो दिस इज द प्रोविजन दैट आर देयर। अभी हम इम्पैक्ट भी देखेंगे, बट आई होप दिस इज क्लियर कि नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है, कितना टाइमलाइन है अप्रूवल का, दिस डेट ऑफ अप्रूवल, डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगती है, कौन लगाता है, एडवाइस पे लगाता है या नहीं। और तीनों चीजें एडवाइस पे लगेंगी। नो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, नो डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। टेल मी, इज दिस टेबल क्लियर। देखो, स्टैटिक में तो हम बहुत डिटेल में कराते हैं, यहाँ पर की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और जो डिटेल वाले थे वो मैंने बोल दिया, तो यू कैन स्क्रिबल इट डाउन। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इसके बाद इम्पैक्ट भी देखते हैं जल्दी से। यस, ओके sir, repeat the continuation of emergency. Yes, see what is the continuation. Once parliament approves here, जिस दिन अप्रूव किया उस दिन से 6 महीने, और उस 6 महीने से आगे एक्सटेंड करना है तो फिर से स्पेशल मेजोरिटी, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ आप अप्रूव कर सकते हैं। कोई अपर लिमिट नहीं है, हर बार एक बारी में बस 6 महीने के लिए होगा, एंड स्पेशल मेजोरिटी लगेगा। इस केस में भी सेम है, बस लिमिट है 3 साल से ऊपर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, और इस केस में कोई लिमिट नहीं है, लाइक दैट, राइट। Yes, okay, so let's talk about, once this is done, so now let's talk about their impact also, and then we'll see the PYQs जो इससे पिछले 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं, इधर उधर भी आए हैं, we'll try to see that, right। चलिए, so let's see their impact also। see, आप चाहे उसी डायग्राम को कंटिन्यू कर ले, है ना, मैं अलग से बना देता हूं, आप उसी को कंटिन्यू कर लें, आपका वो, या अलग बनाना है आप अलग बना सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी।
तो वही सेम, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, राइट। तो सबसे पहले ऑन फंडामेंटल राइट्स, और सॉरी फीचर्स, impact, वैसे। So on fundamental rights, fundamental rights, फंडामेंटल राइट्स पे क्या है? तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी के केस में दो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 358 ये कहता है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, लाइक नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 19 is automatically suspended, automatically suspended। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। पर हमने 1978 में अमेंडमेंट की, अब ये है ओनली इन एक्सटर्नल इमरजेंसी केस। मतलब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, आर्म्ड रिबेलियन के केस में नहीं होगा। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था पॉइंट, उसके ऊपर भी हो जाता था, हमने अमेंडमेंट 1978 में ऐड करा। तो 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है अगर एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगी है, इंटरनल लगी है तो नहीं होगा। और आर्टिकल 359 है जो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट में सस्पेंड सेपरेट ऑर्डर से, may suspend enforceability of any or all other FRs, of any or all other FRs। देखो 19 तो ऑटोमेटिकली होगा, 359 कहता है प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ और या सभी फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्सेबिलिटी को भी सस्पेंड कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। बट 1978 के अमेंडमेंट के बाद एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, और 21 राइट टू लाइफ। आज ये दोनों आर्टिकल्स प्रेसिडेंट चाहे तो भी सस्पेंड नहीं कर सकता नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ये हमने अमेंडमेंट से ऐड किया। तो बेसिकली आप देखिए, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है एक्सटर्नल के केस में, और 359 के अंदर प्रेसिडेंट चाहे, ऑटोमेटिक नहीं होगा, प्रेसिडेंट चाहे तो और किसी फंडामेंटल राइट को या सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, एनफोर्सेबिलिटी सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। और ये सही भी, आप देखिए देश के ऊपर जब इमरजेंसी आई हुई है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वी कैन नॉट गिव यू फंडामेंटल। सी, गवर्नमेंट दो फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकती है ना। वॉर होगी तो आप घर में बैठिए, देश ही नहीं रहेगा तो राइट्स का क्या करोगे। बट हाँ, लाइफ वगैरह उसके अंदर ये है। सी, स्टेट इमरजेंसी के केस में क्योंकि गवर्नमेंट को सजा मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल आता है या स्टेट इमरजेंसी आती है, तो फंडामेंटल राइट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता दोनों ही केसेस में, राइट। क्योंकि यहां पर पैसों से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि लाइफ या सिक्योरिटी पे कुछ हो गया, लाइक दिस। ये तो है फंडामेंटल राइट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव या वो रिलेशंस पे क्या होता है, लाइक ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव। सी, आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी की प्रोविजंस हमारी यूनिटरी फीचर हैं, ये सारे फेडरेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बना देता है। जैसे ही स्टेट इमरजेंसी लगती, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो आप देखिए स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के, इस केस में दे कंटिन्यू, उन्हें हटाया नहीं जाता है, दे कंटिन्यू, बट ब्रॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर, कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली वो कंटिन्यू करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्शंस देगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो जब देश में वॉर चल रही है तब स्टेट गवर्नमेंट्स को हटाया नहीं जाता है, वो रहती हैं, पर काम उन्हें सेंटर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। स्टेट इमरजेंसी में तो स्टेट ही गलत काम कर रही थी, तो दे आर डिसमिस्ड, ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाती हैं जैसे ही स्टेट इमरजेंसी लगे, और उनकी जगह पे सेंटर के प्रेसिडेंट काम करने आ जाते हैं।
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल। स्टेट के अंदर ये आ जाते हैं, इस केस के अंदर दे कंटिन्यू, लाइक इसमें कोई चेंज नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू लाइक दैट, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट। सी उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट के लेजिस्लेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी बात कर रहे हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। नेशनल इमरजेंसी के केस में आप देखिए इट कंटिन्यूस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पार्लियामेंट गेट्स कॉन्करेंट पावर्स ऑन स्टेट लिस्ट। इसका क्या मतलब है? स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा, लॉज बना पाएगा, पर सेंटर के जो पार्लियामेंट है अब वो भी स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकते हैं। और अगर वो लॉज बना सकते हैं तो इसका क्या मतलब है? कॉन्करेंट पावर्स का क्या मतलब है? दे अज्यूम कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब दे कैन गिव, लाइक अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया तो सेंटर वाला ओवर पावर करेगा। तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर इज लाइक दैट, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्करेंट पावर। तो स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट की तरह कन्वर्ट हो जाती है अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, है ना? मैंने जल्दी से बता दिया, पर फिर से चलो आराम से समझ लो, लेट्स नॉट गो अहेड। सिंपल भाषा में क्या है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है। सी, नेशनल इमरजेंसी के केस में एक तरह से हम यूनिटरी हो गए हैं, स्टेट की गवर्नमेंट्स कंटिन्यू करती हैं, पर जो सेंटर कहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर, जो नॉर्मली वो नहीं बना सकता, और कॉन्करेंट पावर्स है, मतलब वो ओवरकम भी करेगा, ओवरराइड करेगा स्टेट के लॉ को। इस केस में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज आइदर सस्पेंडेड, या तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और डिसॉल्व, हटा ही दिया जाएगा। तो स्टेट के लिए लॉस कौन बनाएगा? पार्लियामेंट मेक लॉस। स्टेट के लिए लॉस कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो इस केस में तो स्टेट गवर्नमेंट हमने हटा ही दी, एग्जीक्यूटिव भी हटा दिया, लेजिस्लेचर भी हटा दिया, और उसकी जगह या तो सस्पेंड करके रखा या डिसॉल्व। डिफरेंस, सस्पेंड मतलब जब इमरजेंसी खत्म हुई तो सेम लेजिस्लेचर वापस आ जाएगा, डिसॉल्व मतलब वो हट ही गए हैं, खत्म भी होगी अगर लेट्स से ये इमरजेंसी, तो फ्रेश इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। इसके ऊपर नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट as it is। अच्छा, लास्ट इज देयर इज जुडिशरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता दोनों ही केसेस में, राइट? जुडिशरी तो हमने बाहर ही रखा हुआ है, तो जुडिशरी नो इम्पैक्ट एज सच। लेकिन एक चीज आपको जो समझनी पड़ेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में, वन थिंग यू शुड नो, इसके अंदर एक्चुअल में फिर फंडामेंटल राइट्स ऐसे तो कंप्लीट है, पर एक नोट करके दे सकते हो, प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर गवर्नर्स स्टेट के गवर्नर्स टू रिजर्व मनी बिल और फाइनेंस बिल, मनी बिल और सिर्फ पैसे कम खत्म हो गए ना हमारे पास, फाइनेंस बिल फॉर हिज कंसिडरेशन, कि भाई कोई पैसा गलत तो नहीं यूज कर रहा है। और प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी की भी सैलरीज कम करने का ऑर्डर दे सकता है इसके अंदर, प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग। तो एज सच पावर्स पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। फाइनेंशियल इमरजेंसी में बस एक बड़ा इंपैक्ट है, हर सरकारी नौकर की, हर गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरीज कम हो सकती है, और मनी बिल वगैरह उन्हें रखना पड़ता है उसके रिजर्व के लिए। तो जस्ट टेल मी, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? दो चार चीजें जो डिटेल में करनी थी दैट आई हैव स्पोकन, आप खुद नोट बना सकते हैं, पर योर थीम वन इज इमरजेंसी, जो यहां से हमने बोरो की है, पार्ट 18 है, और ऐसे लगाई जाती है, वापस जा सकती है, और ये उसका इंपैक्ट होता है। तो जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। हाँ, द नोट इज, आई एम रिपीटिंग द नोट, द नोट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में पावर्स वगैरह पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन सैलरीज हर गवर्नमेंट सर्वेंट की कम करी जा सकती हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। बाकी इसके अंदर, यस सर क्लियर। तो इसके अंदर जो आपको आपके स्टैटिक के भी नोट्स हैं, हम पीवाईक्यू देखेंगे हालांकि, बट जो आपके स्टैटिक के नोट्स हैं, मेक श्योर यू आर डूइंग दैट आल्सो। तो एस आर बोमाय केस,
जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के लिए गाइडलाइंस दी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में बताया था। ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो या करप्शन चार्जेस लगे तो वो सिर्फ इसका एग्जाम्पल होता है। इस केस में आप स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा सकते। इस केस में लगा सकते हो जब या तो प्रियम्बल में दी हुई चीजों को फॉलो नहीं कर रहे या कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे। राइट, वैसे एक तो ये, और दूसरा नेशनल इमरजेंसी के केस में 44th अमेंडमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे थे। 44th, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आर्टिकल 2021 एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक का आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं अमेंडमेंट्स में भी करा दूंगा, मैंने बोल दिया है पर मैंने आपको लिखवाया नहीं है, दैट इज हाउ इट गोस। तो लेट्स सी सर्टेन PYQs रिलेटेड टू थीम 1 पॉलिटी में जहां से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज इमरजेंसी, राइट। तो लेट्स सी सर्टेन क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एंड ट्राई टू आंसर कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, इतना रिवीजन में आपको पता होना चाहिए, दैट्स हाउ इट इज। ये नहीं आप मिस कर सकते, ये की पॉइंट्स हैं। एंड लेट्स सी सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड। तो लेट्स सी दिस। हालांकि 2013 से किया था मैंने, 7 से स्टार्ट कर लिया एक बेटर फाइनेंशियल इमरजेंसी का, क्योंकि क्वेश्चन नहीं था। सो दैट इज हाउ इट इज। सो वेट, राइट। So you can see the first question and you can tell me what can be the answer. पहले आंसर बताइए फिर हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। Oh, yeah. Tell me the answer in the chat column and then we'll move ahead. हाँ जी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द आंसर? तो आया, आंसर इज ए। रिया सेज ए। ए होगा आंसर। बाकी बच्चे क्या आंसर होगा? बाकी गलत बताइए, पर बताइए सो दैट आपका रिवीजन हो। और उससे, और अभी मैंने कराया ये रिवीजन बोथ। somebody is saying both, somebody is saying a, like, so let's see, let's understand अभी हमने देखा ही है टॉपिक, तो let's see. Okay, कंसिडर द, पहले तो क्वेश्चन समझो। सबसे पहले प्री में जब क्वेश्चन आए तो एनालाइज क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल, तो क्वेश्चन है फाइनेंशियल इमरजेंसी का अंडर आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बाद में बढ़ना, पहले देखो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो करेक्ट पूछा है, इजी क्वेश्चन है। मतलब कई कई बार इनकरेक्ट पूछा होता है, आप गलत ऑप्शन मार्क कर देते हो। तो आपको सबसे पहले, जब भी आप प्री का पेपर दे रहे हैं, सबसे पहले देखो कौन से टॉपिक से और पूछा क्या है। ठीक है, आजकल क्वेश्चंस आते हैं हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उसमें नंबर्स मैटर नहीं करते, बस ये मैटर करता है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं। तो इसीलिए इसके अंदर आपसे स्टेटमेंट्स ही पूछी हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी, द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months। यस, वी हैव सीन फाइनेंस सी। एक बार फिर से फटाफट से, अगर आप अपने नोट्स भी देख लें जो भी हमने करे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इस ग्राउंड पे लगता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट प्रेसिडेंट लगाता है। जिस दिन लगाएगा उस दिन से 2 महीने वैलिड है, और सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल कराना है। कोई अपर लिमिट नहीं है, कभी भी प्रेसिडेंट वापस कर सकते हैं। और इंपैक्ट देखे फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो पावर्स पे एज सच कोई इंपैक्ट नहीं होता, गवर्नमेंट्स कंटिन्यू करती हैं। लेकिन आप मनी बिल वगैरह को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट, और सबकी सैलरीज कम कर सकता है। बस ये की पॉइंट्स हैं जो हमने रिवाइज किए हैं। देखते हैं इससे बाहर से क्वेश्चन है या यहीं से है। और आज तक कभी लगी नहीं है, इंडियन इनोवेशन है। दैट आर 2 additional points. So at the expiration of 2 months, unless before the expiration of that period, it has also been approved by the resolution of both houses. Correct? 2 महीने तक वैलिड है, तब तक आप किससे पास करवा लो, पार्लियामेंट। एक बार पास कर दिया, इट कंटिन्यूस, कोई अपर लिमिट नहीं है। If any proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for President of India to issue directions.
for the reduction of salaries and allowances of all or any classes of persons serving in the connection with affairs of union. तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी कम हो सकती है, यस, बट एक्सक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रॉन्ग, नॉट एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। मैंने आपको अभी बताया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी कम हो सकती है, देश ही नहीं रहेगा तो ये भी सैलरी लेके क्या करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर शुड बी ए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो लेट्स सी दिस 19th क्वेश्चन। चलिए 19th क्वेश्चन देखिए और मेरे को इसका आंसर बताइए। टेल मी दिस, सोच के थोड़ा सा बताइए ताकि गलत ना हो, 2017 का ही क्वेश्चन है। so let's see this ए। चलिए बाकी बाकी भी देखते हैं, सोच के बताइए। अभी हमने डिस्कस भी किया है सारा, लेट्स सी व्हाट कैन बी द आंसर। ए, तो पीपल आर सेइंग ए। चलिए कोई और आंसर है या ए ही है सबका? सबका ए है, सबका ए है। somebody has said C also, who said C? विवेक said C, बाकी सबका ए। बिस्मिता says B also. Let's see. So maximum A, then B, then C. Let's see. Which of the following are not necessarily, देखो क्वेश्चन क्या है, not necessarily the consequence, consequence मतलब impact, not necessarily the consequence of proclamation of president's rule under state। कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 356। तो अगर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगे तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली, कि जरूरी नहीं है ये होगा। तो अगर हम अपने नोट्स फिर से रिवाइज करें तो स्टेट इमरजेंसी का इंपैक्ट पूछ रहे हैं तो इंपैक्ट पे आओ। अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स पे कोई असर नहीं होता, स्टेट एग्जीक्यूटिव 100% डिसमिस होगा, स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड होगा या डिसॉल्व होगा, और जुडिशरी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसी में से कोई क्वेश्चन होगा, और तो क्या बाहर जाएगा? लेट्स सी। सो डेसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ये जरूरी है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी ही होगी? इज इट नेसेसरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी डिसॉल्व? नो, इट कैन बी सस्पेंडेड ऑल्सो। अभी तो हमने देखा, या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो या उसे सस्पेंड कर दो। तो पहली स्टेटमेंट जरूरी नहीं है होगी, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच मीन्स ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने यही तो पूछा है कि कौन सा ऑप्शन है जो जरूरी नहीं है होगा। सो जरूरी नहीं है डिसॉल्व हो, क्योंकि सस्पेंड भी हो सकता है। तो वन इज दिस, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये तो स्टेटमेंट सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो 100% डिसमिस होंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव इज 100% गॉन, तो ये तो 100% होगा, मतलब ये आंसर में नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा नहीं होगा। देन डेसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब आंसर में होगा, आंसर शुड बी बी। क्या ये समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर? देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी है। अगर आपसे पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेसेसरली हैपन, तो आंसर उल्टा होता। पर आपसे पूछा है स्टेट इमरजेंसी लगने पे जरूरी नहीं है ये चीजें, इनमें से कौन सी चीजें जो ऐसी हैं जो नहीं होंगी या जरूरी नहीं है होंगी। तो जरूरी नहीं है स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो, क्योंकि वो सस्पेंड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है लोकल बॉडीज डिसॉल्व हो, क्योंकि लोकल बॉडीज पे तो कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है। देन रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये 100% होगा। जैसे ही स्टेट इमरजेंसी लगती है स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया जाता है तुरंत। इज द आंसर क्लियर? देखो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको कॉस्ट कर जाती हैं। फिर क्वेश्चन, दो चीजें अभी तक मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई हैं प्री के लिए, अंडरस्टैंड कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, कौन सी इमरजेंसी पहले, वो 356। क्योंकि देखो इमरजेंसी तीन है, आप कहीं ऐसा ना हो ना जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में या प्रेशर के अंदर आके, लाइक प्रेशर के अंदर ऐसा ना हो ना, आपको पता ना चले 356 पूछ रहे हैं आप ये वाला इंपैक्ट के हिसाब से मार्क कर दो या इसके अकॉर्डिंग मार्क कर दो। तो आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू mark your answer. I hope this has to be correct, right? So
लेट्स सी दिस इज 2। क्लियर है ना सबको? चैट कॉलम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यूपीएससी ने देखो, उसे पता है लोग पढ़ के तो आते हैं इमरजेंसी लेकिन अच्छे से समझते नहीं है, तो रिवाइज प्रॉपरली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन मार्क। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। सी दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस बैच आल्सो, ताकि वो सिली मिस्टेक्स मिस हो जाए, रिवीजन प्रॉपर हो जाए। यस, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब प्लीज अच्छे से सोच के आंसर देना। आई एम एक्सपेक्टिंग आप अच्छा आंसर देंगे, अच्छा मतलब सही आंसर देंगे। चलिए ये 20th का प्लीज अच्छे से आंसर देना। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स सी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नाउ। आराम से सोच लो, देन यू टेल मी। चले हम वेटिंग, क्या होगा? वो दो स्टेप्स याद रखो जो अब तक बताए हैं आपको टिप्स के लिए। अंडरस्टैंड द टॉपिक, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, एंड देन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। जल्दबाजी में खुद को हीरो नहीं समझना है। सी आई हैव टॉट मेनी बैचेस ऑफ पॉलिटी, ये मैं क्लास में भी बोलता हूँ। और पहले जब मैं पढ़ाता था तो वो होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग यू लाइक कि भाई बिना नोट्स के जाओ, वो अच्छे से पढ़ाओ, सब करो, तो बहुत अच्छा लगता था। पर जैसे जैसे समय आगे गया, रियलाइज कि अगर मैं बिना नोट्स के पढ़ाता हूँ, देखो नोट्स भी हमने ही दिए हुए हैं बच्चों को, पर अगर बिना नोट्स के मैं पढ़ाता हूँ तो हो सकता है मैं ज्यादा टाइम में कम टॉपिक कराऊं, क्योंकि मैं डिटेल में चले जाऊंगा। नोट्स गिव यू अ डायरेक्शन टू गो अबाउट इट। तो इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी बैचेस ऑफ पॉलिटी, आई हर जब क्लास मेरी कंप्लीट होती है, मैं लाइक आप में से काफी मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं एक बच्चे के नोट जेरोक्स करा लेता हूँ, क्योंकि हर बैच में कुछ ना कुछ आपने ऐड करते हैं जस्ट रेफरेंस के लिए। व्हाट इज द रेफरेंस कि अच्छा इतना टॉपिक है, ये तो कराना ही है, फिर आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, वरना तो कभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो। तो अपने आप से ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एक्सपेक्टेशंस बंद करिए कि मैं क्वेश्चन देख के मार्क कर दूंगी या कर दूंगा। जब क्वेश्चन आए, पीछे रफ वर्क का स्पेस दिया हुआ है, पेंसिल लो, रफ के पे मार्क करिए आप। ये मत सोचिए कि मैं देख के कर दूंगा, अच्छा पॉलिटी क्या हो ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत हो गए तो बाद में बहुत दिक्कत करेंगे। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। पीछे रफ वर्क दिया हुआ है प्रीलिम्स के अंदर, मैंने पहले ही बोला है, यूपीएससी एक लौता पेपर है जो ह्यूमैनिटीज के पेपर में रफ वर्क का ऑप्शन दे रहा है आपको। तो दिए पीछे पेजेस, जाके लिख लो, 2 मिनट लगेंगे पर आंसर तो सही आ जाएगा। दैट्स हाउ इट इज। नाउ टेल मी द आंसर। 20th, व्हाट इज द आंसर? अच्छा पिछले का दिया आपने हेमा। हाँ, बताइए, हम वेटिंग, इतना टाइम भी नहीं है, मतलब ठीक है टाइम है पर इतना भी नहीं है, बताइए। आया आंसर, आया बी। बी बी बी, ओके, एवरीबडी सेइंग बी। थैंक यू फॉर सेइंग बी। एटलीस्ट आज की क्लास तो हमारी सक्सेस हुई। गुड। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, मतलब स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। स्टेट इमरजेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, देन तो क्या होगा अगर स्टेट इमरजेंसी लग जाए? द असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। अभी पिछला क्वेश्चन तो अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें 2018 का क्वेश्चन ये है, 2017 का ये, आपको नहीं लगता पैटर्न सेम ही है? सेम लाइन तो यहां थी कि क्या लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी या नहीं। तो आप देखिए, दिस इज हाउ यू गेट द पैटर्न। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती स्टेट की असेंबली, एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व होता है। असेंबली या तो डिसॉल्व होती है या सस्पेंड। देखो, फेवरेट टॉपिक है स्टेट इमरजेंसी, इसलिए मिस नहीं करना है, और ऐसे ऐसे एक साल में रिपीटेड है क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होता, या तो डिसॉल्व या सस्पेंड। नेक्स्ट, द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ, ये सही है। सी, चाहे डिसॉल्व हो या सस्पेंड हो, स्टेट के लिए लॉस कौन बनाता है? पार्लियामेंट, ये तो 100% सही है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, ये 352 में होता है भाई। तभी मैंने कहा लिख लो कौन से टॉपिक से पूछा। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दैट, प्रेसिडेंट क्यों बनाएगा, वो एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होता है। तो आंसर शुड बी बी। सी, दिस इज व्हाट वी से,
अच्छे से अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे आपको पता रहेगा किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. दैट इज हाउ इट गोस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, जो पिछले उसके अंदर आया. राइट, देखो. यस, गुड. ओके, लेट्स सी दिस. चलिए, तो सीडीएस का है, बट अगेन यूपीएससी कई बार रिपीट कर देता है. आई थिंक थोड़ा ब्लर्ड है, बट ट्राई टू सी. Which of the following fundamental rights is not suspended when emergency is declared? National emergency. Yeah. तो we have already known कौन से नहीं होते 2021. तो या तो राइट टू लाइफ ऑप्शन में हो या कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. तो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अभी हमने देखा 2021 डायरेक्ट है. लेट्स सी नेक्स्ट. लेट्स सी दिस. नेशनल इमरजेंसी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो जस्ट टेल मी इसका आंसर क्या हो सकता है. 6 क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए. या just tell me this answer also. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं कि ये कॉन्सेप्ट चेक करेगा, इसलिए क्योंकि ये प्री का तीसरा टिप जो आज मैं आपको देना चाहता हूं ये उसके लिए है, उसी के लिए डाला है मैंने. चेक करिए, बताइए. व्हाट कैन बी द आंसर? ए. ओके. बाकी लोग. चलिए, लेट्स सी. देखो, नेक्स्ट स्टेप जो मेरे को आपको प्रीलिम्स के लिए देना है वो ये. प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आता है आपको उसका सही आंसर नहीं देना, आपको उसका लीस्ट वर्स्ट आंसर देना है. मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन है और नीचे 4 ऑप्शंस हैं तो जरूरी नहीं है उसका आंसर इन चारों में ही है. एक तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालो. दैट इज मेंस. मेंस में आपसे कुछ पूछा है तो आपको सही आंसर नीचे लिखना है. प्रीलिम्स में क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है टीचर को बुला के क्वेश्चन चेंज करवाने का, जो आप स्कूल में करते हो, यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा और 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से एक चुनना है आपको. ऐसा हो सकता है कि आप चारों ऑप्शन से अग्री ना करें, कोई बात नहीं, लीस्ट वर्स्ट चुन दो. जो सबसे बेकार आंसर है, बस मतलब जो सब लाइक बेकार आंसर्स में से जो सबसे कम बेकार है वो चुन दीजिए. तो प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट चूजिंग द राइट ऑप्शन, इट इज अबाउट चूजिंग द लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्स्ट ऑप्शन. तो ये मेंटालिटी क्लियर करनी है. अगर आपको नेशनल इमरजेंसी एक्सप्लेन कर रहा हो तो हो सकता है आप इन चारों पॉइंट्स के अलावा किसी और चीज से बेटर एक्सप्लेन कर पाए, पर यहां पर आपको यही ऑप्शन दिए तो इन्हीं में से चुनना है. तो वो जो एलिमिनेशन टेक्निक तो बहुत पुरानी होगी. लेट्स सी. Proclamation of emergency may be made by president only when the security of India or any part thereof is threatened by war, external aggression, armed rebellion. तीनों पॉइंट सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया acquires power to give directions to state. yes, हमने देखा जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकता है, उनके इफेक्टिव कंट्रोल में आ जाता है. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड स्टेट लेजिस्लेचर. 100% ट्रू. अब अगर इन तीनों में से देखो, वैसे तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये तो 100% सही है. स्टेट इमरजेंसी में तो कोई असर नहीं होता, स्टेट के अंदर तो कोई असर नहीं होता जब नेशनल इमरजेंसी आती है. तो 3 तो ऑप्शन में होना चाहिए, करेक्ट पूछा है. तो मतलब ये 1 और 2 तो नहीं है, या तो 1 2 3 या 2 3 4. पर 1 भी हमें सही लग रहा है तो आंसर तो सी होना चाहिए. पर एक बार 4 भी पढ़ लेते हैं. द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम only if approved by resolution of both the houses of parliament. देखने में ये आंसर सही लग रहा है, पर ऑप्शन तो नहीं है 1 2 3 4. तो थोड़ा डिटेल्ड आंसर है, कम वर्स चुनना है. अगर आप ध्यान से देखिए, प्रोक्लेमेशन मतलब डिक्लेरेशन, जब डिक्लेयर किया. आज अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है तो वो 2 महीने 1 महीने तक चलती है. नेशनल इमरजेंसी इज वैलिड 1 month.
फिर अप्रूवल, इसके बीच में आप अप्रूव करवा लो तो 6 महीने और चल जाएगी, 6 मंथ्स और चल जाएगी। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन वर्ड होता तो सही होता, पर प्रोक्लेमेशन 6 महीने थोड़ा चलता है, लाइक कंटिन्यू फॉर मैक्सिमम पीरियड प्रोक्लेमेशन, नो, प्रोक्लेमेशन 1 महीने चलता है, उसके बाद 6 महीने और चलता है, तो 7 मंथ्स हो जाता है, इट्स नॉट 6 मंथ्स। मैंने हाईलाइट भी करवाया था। लेकिन अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना तो आप लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन देखें तो सही सी ही मिल रहा है। यू कैन आर्ग्यू इवन दिस कैन बी ट्रू कि सर प्रोक्लेमेशन और उसमें से इतना क्या ही फर्क हो सकता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड प्रोक्लेमेशन इज 7 मंथ्स, नॉट 6 मंथ्स। 7 मंथ्स मैंने बताया ना, जिस दिन अप्रूव होता है उससे आगे चलता है। सो दैट इज वाई द आंसर शुड बी 1, 2 and 3, ऑल्दो दिस इज अ डिबेटेबल ऑप्शन, बट यू कैन चूज द लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन। तो ये भी एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखने है उसके अंदर क्लियर करने के लिए। यस, करेक्ट, सी, राइट। सो दैट इज हाउ इट गो। इज दिस क्लियर टू ऑल? The word proclamation, the word proclamation is wrong here, is debatable here, and 7 months is there, not 6 months, क्योंकि जिस दिन होता है उस दिन से 1 महीने भी होता है valid, that is why it is wrong. Yeah. तो आप देखिए, these were certain questions that are asked. Then we'll move to the second theme, but let me just go back and tell you how it is going. So आप देखिए, इतने notes and that is how you have to go about it, like जो यूपीएससी के अंदर होता है। तो just tell me, is the first theme cleared? दिस इज हाउ विल प्रोसीड विद दिस बैच, जिसके अंदर हम आपको एक थीम कराएंगे, उसका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इमरजेंसी से आपको पता चल गया ज्यादातर इंपैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ज्यादातर स्टेट इमरजेंसी काफी फेवरेट है यूपीएससी का, मतलब काफी क्वेश्चंस उससे पूछ लेती है, लाइक दैट। इज दिस क्लियर? स्पीड तो नहीं तेज लगी? इट इज फाइन? इज दिस फाइन? मतलब स्पीड में तो कोई इशू नहीं आया? क्योंकि देखो, इट्स मोर लाइक रिवीजन। खाली पीवाईक्यूज करवाऊंगा तो वो तो फैक्चुअल चीजें हो जाएंगी, हम की पॉइंट्स भी रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन वगैरह भी क्लियर हो जाए। या इट्स फाइन, ओके। तो आप देखिए, वैसे में एक क्लास में 3-3 थीम्स कराने का प्लान है, ताकि 3 दिन के अंदर आपके एक सब्जेक्ट हो जाए, 1 वीक 1 सब्जेक्ट वी आर प्लानिंग टू डू, एंड पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाए। तो आज हमने आपका ये वाला थीम किया है, दैट इज द इमरजेंसी थीम। नाउ ये शेड्यूल्स और पार्लियामेंट भी मेरे को आज ही करवाना था, बट बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्लास आई डू नॉट वांट टू पुट मच प्रेशर ऑन यू। आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होंगी, जैसे आज ट्यूसडे आज हुआ, अब परसों क्लास होगी, थर्सडे को होगी। तो आई एक्सपेक्ट यू टू रिवाइज शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल है, आप पढ़िए उसको। पार्लियामेंट के ये टॉपिक्स, पार्लियामेंट पूरा रिवाइज करिए। हम उसके बाद मैं आपको, क्योंकि जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो मैं उन टॉपिक्स को आपको ज्यादा बता पाऊंगा जो लेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो रिवीजन भी आपकी बेटर हो जाएगी। तो बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट क्लास, यू डिड नॉट नो व्हाट विल स्टडी व्हाट विल नॉट स्टडी, तो मैंने एक थीम तो करा दिया। थर्सडे को व्हेन विल मीट, यू रिवाइज दिस फॉर पॉलिटी, दिस 3, राइट। अपने नोट से पढ़िए, बुक से, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। क्लास के अंदर मैं पहले, जैसे आज हमने इमरजेंसी किया, उसे रिवाइज करेंगे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, एंड देन विल सी द क्वेश्चंस एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड देयर। और आज के लिए जो मैंने आपको प्रीलिम्स के कुछ पॉइंट्स बताए हैं, लाइक याद रखने के लिए, जो इस बैच से भी आए हैं, दैट इज सर्टेन टिप्स। तो वो ध्यान रखो, ये भी लिख लो कहीं पर। वन इज लाइक, सबसे पहले आइडेंटिफाई द टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दबाजी में दिक्कत हो सकती है, किसी दूसरी इमरजेंसी का कहीं और मार्क कर दिया। तो टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट नेसेसरली ट्रू पूछा है, कॉन्सिक्वेंस पूछा है, कॉज पूछा है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड थर्ड, चूजिंग लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन, लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन वर्सेस बेस्ट आंसर वर्सेस करेक्ट आंसर। प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट करेक्ट आंसर, इट इज अबाउट जो 4 ऑप्शन दिए हैं, बस उसी में से एक चूज करना है। तो ये 3 टिप्स आज के लिए आपको ध्यान रखने हैं, और भी वेलकम, जैसे जैसे आएंगे आपको प्री के लिए अटेम्प्ट करने के लिए मैं बताऊंगा। बट आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करेंगे, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आए। सो दिस द फर्स्ट थीम, आई एक्सपेक्ट यू टू रिवाइज दीज थीम्स, एंड आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो, दैट इज थर्सडे।
एंड होपफुली यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, अच्छे से रिवाइज करके आएंगे ताकि हम थोड़ा और वैल्यू ऐड कर पाए। थैंक यू, आई विल सी यू। और तब मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दूंगा ताकि क्लास में हम डिस्कस कर पाए। आज फर्स्ट क्लास थी तो हाँ, आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू द पीडीएफ आल्सो, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, राइट, नॉट अ वरी। आपका ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर आपको पीडीएफ्स भी आ जाएंगे और क्लास नोट्स भी आ जाएंगे, और अगली बार से तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो जब आप रिवाइज करके आए, लेट्स से परसों जब आप आएंगे, लेट्स से आपको कोई और टॉपिक्स लगे कि सर हमें इसमें भी पढ़ने में डाउट आ रहा है, वो बता देना, विल रिवाइज दैट आल्सो, राइट। सो टेक इट एज अ रिविजन एंड पीवाईक्यू बैच, नॉट ओनली एज पीवाईक्यू बैच, ताकि आप खाली क्वेश्चंस ना करो, आप अपने टॉपिक्स भी अच्छे से रिवाइज कर पाए। चलो, थैंक यू, आई विल सी यू ऑन थर्सडे सेम टाइम, ऑल द बेस्ट।